अध्याय 3 शेयर बाजार के इतिहास की एक सदी। 1972 की शुरुआत में शेयरों के भावों का स्तर। निवेशक का साधारण शेयर पोर्टफोलियो उस विशाल और प्रभावशाली संस्थान के छोटे से विशेष अंश को दर्शाता है जिसे शेयर बाजार नाम से जाना जाता है। बुद्धिमान को लगता है कि उसे शेयर बाजार के इतिहास के बारे में सब पता है, विशेष रूप से इसके भाव के स्तरों में मुख्य उतार चढ़ावों और संपूर्ण शेयर भाव तथा उनके आय और लाभांश से विविध रिश्तों के बारे में वो जानता है। इस पृष्ठभूमि में संभवतः वो इस स्थिति में होगा कि बाजार जिस तरह समय समय पर अपने को प्रदर्शित करता है, उसके आकर्षणों और जोखिमों पर वो सार्थक फैसले ले सके। संयोगवश भावों, आयों और लाभांशों पर उपयोगी सांख्यिकी डेटा 1871 तक मात्र बीते 100 वर्षों का ही उपलब्ध है। सामग्री भी पूर्वार्ध के बारे में इतनी पूर्ण या विश्वसनीय नहीं है जितनी उत्तरार्ध के बारे में, लेकिन फिर भी पर्याप्त है। इस अध्याय में हम आंकड़ों को दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सघन रूप से दिखाएंगे। पहले में ये दिखाएंगे कि किस तरह बीती शताब्दी में अनेक चक्रों से होते हुए शेयरों ने आधारभूत बढ़त हासिल की। दूसरे में वो तस्वीर पेश करेंगे जिसमें सतत 10 वर्षीय औसत दर्शाए जाएंगे, न केवल शेयरों के भावों बल्कि आयों और लाभांशों के भी, जिससे कि इस तीन अहम कारकों के बीच घटते बढ़ते रिश्ते सामने आए। इस सामग्री संपत्ति को पृष्ठभूमि बनाकर हम 1972 के आरंभ में शेयर बाजारों के भावों पर विचार करेंगे। बीते 100 वर्षों में मंदी और तेजी के बाजार चक्रों में 19 न्यूनतम और उच्चतम बिंदुओं को दर्शाया गया है। यहाँ हमने दो सूचकांकों का उपयोग किया है। पहले में 1870 में काउल्स कमीशन के अध्ययन से शुरू करके इसे जाने माने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के 500 शेयरों के संयुक्त सूचकांक में जारी रखते हुए मिश्रित रूप से दर्शाया गया है। दूसरे में कुछ अधिक विख्यात डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज यानी कि DJIA या द डाउ को 1897 से दर्शाया है। इसमें 30 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से एक अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ और शेष 29 बड़े औद्योगिक उद्यम हैं। यहाँ पर एक चार्ट जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के सौजन्य से प्रस्तुत है, वो 1900 से लेकर 1970 तक के 425 औद्योगिक शेयर सूचकांकों के बाजार उतार चढ़ावों को दर्शाता है। इस अवधि के लिए DJIA का चार्ट भी काफी कुछ इसके जैसा ही लगेगा। पाठकों को इसमें 3 बिल्कुल अलग तरह के पैटर्न दिखाई देंगे, जिनमें से प्रत्येक में 70 वर्षों का 1/3 हिस्सा आता है। पहला पैटर्न 1900 से 1924 तक का है, जो एक श्रृंखला को दर्शाता है, जिसमें काफी हद तक एक जैसे बाजार चक्र हैं, जो 3 से 5 वर्षों के हैं। इस अवधि में वार्षिक औसत बढ़त लगभग 3% की रही। इसके बाद हम तेजी से बाजार के नए युग में प्रवेश करते हैं, जो बेतहाशा गिरावट के बाद 1929 से शुरू होता है और जिसमें 1949 तक काफी अनियमित उतार चढ़ाव रहे। 1949 और 1924 के औसत स्तर की तुलना करें तो हम पाएंगे कि प्रगति की वार्षिक दर मात्र 11.5% रही। अतः अपनी दूसरी अवधि के अंत में हम पाते हैं कि लोगों में साधारण शेयरों के प्रति कोई उत्साह नहीं था। विपरीत के नियम अनुसार ये समय हमारे इतिहास के सबसे शानदार तेजी के बाजार की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम था, जो हमारे चार्ट की अंतिम तिहाई में दिखता है। ये अवस्था दिसंबर 1968 में संभवतः अपने शीर्ष पर थी, जब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का 425 औद्योगिक शेयर सूचकांक और उसके 500 कंपोजिट शेयरों में 108, 118 पर पहुंच गया था। 1949 से 1968 के बीच अनेक बड़ी बाधाएं आई, विशेष रूप से वर्ष 1956-57 और 1961-62 में। लेकिन तत्पश्चात क्षतिपूर्ति इतनी तेजी से हुई कि उन्हें अलग बाजार चक्र की जगह एकल तेज बाजार में गिरावट माना गया था। मध्य 1949 में द डाउ में 162 के न्यूनतम स्तर और 1966 की शुरुआत में 1995 के उच्चतम स्तर के बीच के 17 वर्षों में 6 गुना बढ़त हुई, जिसमें औसत चक्र वृद्धि दर 11% प्रति वर्ष थी और इसमें लाभांश की गणना शामिल नहीं, जो मान लें कि लगभग 31.5% प्रति वर्ष रही। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के कंपोजिट इंडेक्स की बढ़त DJIA की तुलना में कुछ ज्यादा, वस्तुतः 14 से 96 तक थी।
ये 14% की बेहतर रिटर्न 1963 में और इसके बाद एक बहुप्रचारित अध्ययन में दर्ज हुई। इससे वॉल स्ट्रीट में ऐसी शानदार उपलब्धियों के प्रति स्वाभाविक संतोष का निर्माण हुआ और साथ ही एक तार्किक खतरनाक धारणा बनी कि भविष्य में इतने ही शानदार परिणामों की उम्मीद साधारण शेयरों से भी की जा सकती है। बहुत कम ही लोग इस विचार तक पहुंच सके कि ये अत्यधिक बढ़त शायद इस बात का संकेत थी कि ये पहले से अति पर थी। इसके बाद 1968 के उच्चतम से 1970 में न्यूनतम तक की आगामी गिरावट स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कंपोजिट में 36% थी और DJIA में 37%, जो कि 44% के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी, जिसे 1939-1942 में दर्ज किया गया था। यह पर्ल हार्बर के बाद की असुरक्षा और अनिश्चितता को दर्शाती थी। वॉल स्ट्रीट की विलक्षणता से नाटकीय रूप से मई 1970 के न्यूनतम स्तर के बाद बड़ी तेजी से दोनों औसतों में रिकवरी हुई। 1972 की शुरुआत में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अपना अब तक का नया उच्चतम स्तर स्थापित किया। अगर दोनों वर्षों के औसत आंकड़ों का उपयोग करें तो 1949 और 1970 में वार्षिक वृद्धि दर बढ़त S&P कंपोजिट या औद्योगिक सूचकांक में लगभग 9% रही। बेशक बढ़त की वो दर 1950 से पहले की किसी भी समान अवधि की तुलना में बहुत ज्यादा थी, लेकिन बीते दशक में बढ़त दर कहीं कम थी। S&P कंपोजिट इंडेक्स में 5.25% तथा एक वक्त के सुपरिचित DJIA में 3% थी। 10 दशकों में हमारी शेयर अर्थव्यवस्था के साथ क्या हुआ, इसके संपूर्ण दृश्य को जानने के लिए भाव गतिविधि रिकॉर्ड में आय और लाभांश के तदनुरूप आंकड़े भी जोड़ने होंगे। हमने ऐसा ही एक संक्षिप्त विवरण अपनी तालिका में दिया है। पाठकों से इन आंकड़ों का सावधानी से अध्ययन करने की उम्मीद कम है, लेकिन हमें आशा है कि कुछ लोगों के लिए ये दिलचस्प और शिक्षाप्रद होंगे। इस पर हम ऐसे टिप्पणी करते हैं, पूरे दशक के आंकड़े वर्ष दर वर्ष के उतार चढ़ावों को दर्शाते हैं तथा आमतौर पर सतत वृद्धि की तस्वीर बनाते हैं। 9 दशकों में से केवल 2 यानी कि 1891 में से 1900 तथा 1931 से 1940 में शुरुआती प्रदर्शन के बाद आय और औसत भावों में कमी आई तथा 1900 के बाद किसी भी दशक में औसत लाभांश में कमी नहीं दिखाई दी। लेकिन तीन सभी वर्गों में वृद्धि दर काफी भिन्न है। कुल मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध से ही प्रदर्शन इससे पहले के दशक से बेहतर रहा है, लेकिन 1960 के दशक की प्रगति 1950 के दशक से कम थी। आज का निवेशक इस रिकॉर्ड को देखकर यह नहीं कह सकता कि अगले 10 वर्षों में वो अर्जित लाभांशों और भावों में कितने प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद लगा सकता है, लेकिन इससे उसे वो प्रोत्साहन मिलेगा जो उसके लिए साधारण शेयर निवेश के वास्ते सतत नीति बनाने के लिए आवश्यक है। फिर भी हम यहाँ एक ऐसे बिंदु पर बात करना चाहते हैं जिसका हमारी तालिका में खुलासा नहीं हुआ है। 1970 में हमारे कॉरपोरेशन के संपूर्ण अर्जन विन्यास में निश्चित गिरावट आई। निवेश की गई पूंजी की लाभप्रदता दर का प्रतिशत विश्व युद्ध काल के बाद सबसे नीचे चला गया। इसके बाद ही ये तथ्य भी कितना ही विचित्र है कि उस वर्ष काफी सारी कंपनियों ने कुल घाटा होने की बात कही। अनेक के साथ वित्तीय समस्याएं थी और 3 दशक में पहली बार कुछ अहम दिवालिया मामलों की भी रिपोर्ट आई। बाकी के साथ ही ये तथ्य भी उपरोक्त बयान की पुष्टि करते हैं कि शानदार उछाल के युग का समापन 1969-1970 के बीच हो गया था। इस तालिका की आकर्षक बात उसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद से भाव यानी आमदनी अनुपात में बदलाव को दर्शाना है। जून 1949 में S&P कंपोजिट इंडेक्स बीते 12 महीनों में लागू आय से मात्र 6.3 गुना पर बिका। मार्च 1961 में ये अनुपात 22.9 गुना था। इसी तरह S&P सूचकांक पर जो लाभ मिला वो 1949 के 7% से गिरकर 1961 में केवल 3% था, जो इस तथ्य के विरोधाभास को रेखांकित करता है कि इस बीच हाई ग्रेड बॉन्ड्स में ब्याज दर 2.60% से बढ़कर 4.50% हो गई थी। निश्चित ही ये शेयर बाजार के कुल इतिहास में जनता के नजरिए का सबसे उल्लेखनीय उलटफेर है। लंबा अनुभव रखने और अत्यधिक सचेत रहने वाले लोगों के लिए एक से दूसरी अति पर जाने का ये मार्ग आने वाले दिनों के लिए ठोस चेतावनी था। वे 1926-1929 के तेजी के बाजार
और इसके भयावह परिणामों को आशंकित होकर याद करते थे, लेकिन हालात इस डर की पुष्टि नहीं करते थे। सच है, डीजेआईए का बंद भाव 1970 में वही था जो 61.5 वर्ष पहले था, तथा सोरिंग 60s के आने की पूर्व घोषणा फिर से चढ़ाव और उतार की सिलसिलेवार कवायद की प्रमुख रूप से पुष्टि करती थी। लेकिन इस बार न तो व्यवसायों में और न ही शेयरों के भावों में ऐसा कुछ हुआ जिसकी तुलना 1929-1932 के मंदी बाजार और उसकी गिरावट से की जा सके। 1972 की शुरुआत में शेयर बाजार का स्तर, शेयरों, भावों, आय और लाभांशों के एक शताब्दी के सिंहावलोकन को देखने के बाद चलिए हम जनवरी 1972 में डीजेआईए के 900 और S&P कंपोजिट इंडेक्स के 100 से संबंधित कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। अपने सभी पूर्व संस्करणों के दौरान हमने लिखने के वक्त शेयर बाजार के स्तर पर चर्चा की और इस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया कि क्या रूढ़िवादी खरीद के लिहाज से वे काफी ऊंचे थे। हम पूर्व में जिन निष्कर्षों पर पहुंचे थे, पाठकों के लिए उनकी समीक्षा करना जानकारी बढ़ाने वाला रहेगा। ये निश्चित रूप से आत्मदंड की कवायद नहीं, ये उस धागे की तरह काम करेगा जो शेयर बाजार के बीते 20 वर्षों के विभिन्न चरणों को जोड़ेगा। इसके साथ ही ये उन कठिनाइयों की प्रत्यक्ष तस्वीर भी दिखाएगा जिनका सामना वे लोग कर रहे हैं जो वर्तमान बाजार स्तर के बारे में सूचित और महत्वपूर्ण फैसले लेने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम 1948, 1953 और 1959 के उस विश्लेषण का सारांश पुनः प्रस्तुत करते हैं जो हमने 1965 के संस्करण में दिया था। 1948 में हमने डाउ जोन्स के 180 के स्तर के लिए रूढ़िवादी मानक का उपयोग किया और हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि आधारभूत मूल्यों की तुलना में यह बहुत ज्यादा नहीं है। जब हम 1953 में इस समस्या पर पहुंचे तो उस वर्ष बाजार का स्तर 275 पर पहुंच गया था, जो 5 वर्षों में 50% से अधिक लाभ था। हमने अपने आप से मुख्यतः यही सवाल किया कि हमारी राय में क्या डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल का 275 का स्तर अच्छे निवेश के लिए बहुत ज्यादा है या नहीं। आगामी शानदार प्रगति के आलोक में ये रिपोर्ट देना अजीब लगता है कि इससे हमारे लिए 1953 के स्तर के आकर्षण संबंधी किसी भी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचना आसान नहीं है। हमने कहा, पर्याप्त सकारात्मक है कि अपने मुख्य निवेशक निर्देशक मूल्य संकेतों की दृष्टि से देखें तो 1953 में शेयरों के मूल्यों का निष्कर्ष अनुकूल होना चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान था कि 1953 में औसत लंबे समय तक बढ़ते रहे थे, जैसा कि अतीत में पहले कभी किसी तेजी के बाजार में नहीं हुआ, और इसका उच्चतम स्तर ऐतिहासिक रूप से ज्यादा था। इन कारकों के हमने अपने अनुकूल मूल्य निर्धारण के निष्कर्ष के खिलाफ रखते हुए सतर्क या समझौतावादी नीति का सुझाव दिया। जैसा कि ज्ञात हुआ कि ये कोई विशेष रूप से शानदार सलाह नहीं थी। एक अच्छे भविष्यवक्ता ने पहले ही देख लिया होता कि इस बाजार का स्तर अगले 5 सालों में अतिरिक्त 100% बढ़ने वाला है। संभवतः हम अपनी आत्मरक्षा में कह सकते हैं कि जो लोग शेयर बाजार पूर्वानुमान के कारोबार में लगे हैं, उनमें से शायद ही किसी को हमसे बेहतर आभास था कि आगे क्या होने वाला था। वैसे हम पूर्वानुमान के कारोबार में नहीं हैं। 1959 की शुरुआत में हमने पाया कि डीजेआईए अपने अब तक के सर्वाधिक स्तर 584 पर था। हमारा विस्तृत विश्लेषण जिन बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया गया, उन्हें निम्न प्रकार से सार रूप में कह सकते हैं। 1959 के संस्करण में कुल मिलाकर हम ये निष्कर्ष देने को मजबूर हैं कि शेयरों के भावों का मौजूदा स्तर खतरनाक भी है। ये इसलिए जोखिमपूर्ण होगा क्योंकि भाव पहले से ही काफी अधिक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भी बाजार की गति ऐसी है जो इसे अनिवार्य रूप से अन्यायपूर्ण ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। साफ कहें तो हम भविष्य में ऐसे बाजार की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें कभी गंभीर हानि ना हो और जिसमें हर नौसिखिए को अपनी शेयर खरीद पर बड़े मुनाफे की गारंटी मिल सके। 1959 में हमने जो सतर्कता व्यक्त की थी वो 1954 में हमारे रवैये की तुलना में अगली कड़ी से कुछ हद तक बेहतर ढंग से न्याय संगत साबित हुई थी। फिर भी यह पूरी तरह से सही साबित होने से बहुत दूर थी। 1961 में डीजेआईए 685 तक बढ़ गया और तत्पश्चात उसी वर्ष आगे चलकर थोड़ा गिरकर 584 के स्तर से नीचे यानी कि 566 तक हो गया। यह 1961 के अंत तक पुनः 735 पर बढ़ गया तथा मई 1962 में यह गिरकर लगभग हलचल पैदा करने वाले स्तर यानी कि 536 पर पहुंच गया, जो 6 महीने की छोटी सी अवधि में 27% की हानि दर्शाता है।
उसी वक्त सबसे लोकप्रिय ग्रोथ स्टॉक्स में अधिक गंभीर सिकुड़न आई, जिसका सबूत इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जैसे निर्विवाद दिग्गज में बड़ी गिरावट में मिला, जो दिसंबर 1961 में 607 की ऊंचाई से जून 1962 में 300 पर आ गया। उस काल में छोटे उद्यमों के साधारण शेयर भी पूरी तरह से धाराशायी हो गए। इन कथित हॉट इश्यूज को आम जनता को हास्यास्पद रूप से उच्च भावों पर प्रस्तावित किया गया था तथा इसके बाद जिस तरह इसके स्तर को लेकर गैर जरूरी सट्टे का समर्थन मिला, वो मूर्खता से कम नहीं था। इनमें से अधिकांश कुछ ही महीनों के भीतर अपने प्रस्तावित भाव से 90% तक नीचे आ गए। 1962 के पूर्वार्ध की ये गिरावट अनेक स्व स्वीकार्य स्पेकुलेटर्स तथा अपने को निवेशक कहने वाले अनेक विवेकहीन व्यक्तियों के लिए विनाशकारी नहीं तो चिंताजनक अवश्य थी। लेकिन उस वर्ष बाद में हुआ उलटफेर भी वित्त समुदाय के लिए उतना ही अप्रत्याशित था। शेयर बाजार औसत ने अपनी ऊपर की यात्रा फिर शुरू की और इसके निम्न परिणाम रहे। साधारण शेयरों के भाव की रिकवरी और नई बढ़त निश्चित ही असाधारण थी और इससे वॉल स्ट्रीट संवेदना में तदनुरूप सुधार आया। जून 1962 में निचले स्तर का पूर्वानुमान मुख्य रूप से मंदी के बाजार की ओर था और आंशिक रिकवरी के बाद वर्ष के अंत तक यह मिश्रित रहा, जिसमें संशय की तरफ झुकाव रहा। लेकिन 1964 की शुरुआत के वक्त ब्रोकरेज फर्मों में स्वाभाविक आशावाद पुनः सर उठाने लगा। लगभग हर पूर्वानुमान तेजी के पक्ष में था और यही 1964 के आगे बढ़ने के साथ जारी रहा। इसके बाद हमने नवंबर 1964 के शेयर बाजार स्तर यानी DJIA के लिए 892 के मूल्यांकन का कार्य किया। इस पर अनेक कोणों से शिक्षाप्रद चर्चा के बाद हमने 3 मुख्य निष्कर्ष निकाले। पहला, पुराने मानक उपयोगी प्रतीत नहीं होते और नए मानक अभी समय के साथ जांचे नहीं गए हैं। दूसरा, निवेशकों को अपनी नीति प्रमुख अनिश्चितताओं के आधार पर बनानी चाहिए। वे संभावनाएं जिनमें एक तरफ चरम स्थिति हो, जिससे दीर्घ और आगे बढ़ता बाजार स्तर मान लीजिए 50% पर या DJIA 1350 हो, या दूसरी ओर उतने ही परिणाम की बड़ी अघोषित गिरावट जिससे औसत मान लीजिए 450 तक आ जाए। तीसरे को कुछ ज्यादा निश्चित पैमाने पर व्यक्त किया था। हमने कहा था, साफ कहें तो अगर 1964 का भाव स्तर बहुत अधिक नहीं था तो हम किसी भी भाव स्तर को बहुत अधिक कैसे कह सकते हैं। और इसके बाद अध्याय इस तरह समाप्त हो जाता है। कौन सा रास्ता लें? निवेशकों को 1964 के बाजार स्तर को केवल इसलिए खतरनाक नहीं मान लेना चाहिए कि उन्होंने इस पुस्तक में ये पढ़ा है। उन्हें हमारे कारणों की तुलना वॉल स्ट्रीट के सबसे सक्षम और अनुभवी लोगों के विरोधी कारणों से करनी चाहिए जो वे सुनेंगे। अंत में हर किसी को खुद अपना फैसला लेना होता है और इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होती है। फिर भी हमारा सुझाव है कि अगर निवेशक दुविधा में है कि कौन सा रास्ता चुने तो उसे सतर्कता का मार्ग चुनना चाहिए। यहाँ हम निवेश के सिद्धांत बताते हैं जो 1964 जैसे हालात के अनुरूप अग्रलिखित नीति की मांग करते हैं। ये सिद्धांत अत्यावश्यकता के क्रम में है। नंबर 1, प्रतिभूतियों को खरीदने या होल्ड करने के लिए उधार ना लें। नंबर 2, साधारण शेयरों में लगाए धन के अनुपात में वृद्धि ना करें। नंबर 3, जरूरत हो तो साधारण शेयरों की होल्डिंग में कुल पोर्टफोलियो के अधिकतम 50% तक की कमी करें। पूंजीगत लाभ कर को जितना हो सके रियायत अवधि में दें और शेष धन को प्रथम श्रेणी बॉन्ड्स या बचत खाते में निवेश करें। वे निवेशक जो कुछ समय से प्रामाणिक डॉलर लागत औसत योजना का पालन कर रहे हैं, वे तर्क के आधार पर या तो अपनी आवधिक खरीद को जारी रखें या उन्हें तब तक विलंबित रखें जब तक उन्हें यह एहसास ना हो जाए कि बाजार स्तर अब जोखिम पूर्ण नहीं लगता। हमारी सलाह है कि 1964 के स्तर पर नई डॉलर औसत योजना की शुरुआत ना करें, क्योंकि ज्यादातर निवेशकों में इतनी सहनशक्ति नहीं है कि वे तब भी इस योजना का अनुपालन कर सके जब शुरुआत के बाद जल्दी ही परिणाम अत्यधिक प्रतिकूल प्रतीत होने लगे। इस बार हम कह सकते हैं कि हमारी सतर्कता न्याय संगत थी। DJIA लगभग 11% बढ़कर 995 हो गया, लेकिन इसके बाद 1970 में अनियमित रूप से गिरता हुआ 632 तक पहुंच गया और उस वर्ष के अंत तक 839 हो गया। इसी तरह की हलचल हॉट इश्यूज के भाव से भी मची, अर्थात इसमें 90% तक की गिरावट आई, जैसा कि 1961-62 का झटका। और जैसे कि प्रस्तावना में संकेत किया गया था,
संपूर्ण वित्तीय तस्वीर कम उत्साह और अधिक संदेह की दिशा में परिवर्तित होती लगती थी। ये अकेला तथ्य इस कहानी का सार है कि 1970 में DJIA बीते 6 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। 1944 के बाद ऐसा कुछ पहली बार हुआ था। पुराने शेयर बाजार स्तरों के मूल्यांकन में हमारे प्रयास ऐसे थे। क्या हम और हमारे पाठक इससे कुछ और सीख सकते हैं? हमने 1948 और 1953 के बाजार स्तर को निवेश के लिए अनुकूल माना, लेकिन काफी सावधानी के साथ 1953 में 1959 को जोखिमपूर्ण, जब DJIA 584 पर था, और 1964 को बहुत उच्च स्तर 892 पर माना था। आज भी निर्णयों का चतुरतापूर्ण तर्कों से बचाव संभव है, लेकिन इस बात में संदेह है कि ये हमारे सामान्य आर्थिक सलाहकारों जितने ही उपयोगी है, जो एक ओर तो सतत और नियंत्रित साधारण शेयर पॉलिसी के पक्ष में है और दूसरी ओर बाजार को मात देने या विजेता को चुनने के प्रयासों को हतोत्साहित करते हैं। बहरहाल, हमें लगता है कि हमारे पाठक शेयर बाजार इस बार 1971 के अंत के स्तर पर नई सोच से लाभान्वित होंगे। फिर भले ही हमारी कही गई बात व्यवहारिक उपयोग से ज्यादा दिलचस्प साबित हो या निर्णायक से अधिक सूचक हो। अरस्तु की पुस्तक एथिक्स की लगभग शुरुआत में एक वाक्य है जो कहता है, यह शिक्षित मन की निशानी है कि वो किसी विषय विशेष द्वारा स्वीकार्य प्रकृति के अनुसार शुद्धता की मात्रा की आशा रखें। किसी गणितज्ञ से सिर्फ संभावित निष्कर्षों को स्वीकार करना या किसी वक्ता से पक्की बात की मांग करना अनुचित है। वित्त विश्लेषक का कार्य गणितज्ञ और वक्ता के बीच में कहीं होता है। 1971 में विभिन्न अवसरों पर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1964 के 892 के स्तर तक पहुंचा था, जिसे हमने अपने पिछले संस्करण में पैमाना बनाया था। लेकिन वर्तमान सांख्यिकी अध्ययन में हमने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के कंपोजिट इंडेक्स या S&P 500 के भाव स्तर और संबंधित डेटा के उपयोग का फैसला किया, क्योंकि ये 30 स्टॉक DJIA के सार्वजनिक बाजार की तुलना में ज्यादा विस्तृत और प्रातिनिधिक है। हमने सामग्री को अपने पिछले 4 संस्करणों की 4 तारीखों से नजदीकी तुलना पर केंद्रित किया है, जो 1948, 1953, 1958 और 1963 तथा 1968 के वर्षांत हैं। वर्तमान भाव स्तर के लिए हमने 100 का सहज आंकड़ा लिया है, जो 1971 तथा 1972 की शुरुआत में अनेक बार आया है। अपने अर्जन आंकड़ों के लिए हमने पिछले वर्ष और 3 वर्षों के औसत को दर्शाया है। 1971 के लाभांश के लिए हमने बीते 12 महीनों के आंकड़ों तथा 1971 के बॉन्ड पर ब्याज और थोक भावों के लिए अगस्त 1971 के आंकड़ों का उपयोग किया है। बाजार का 3 वर्षीय भाव या आय अनुपात अक्टूबर 1971 में 1963 और 1968 के अंत से कम था। ये लगभग 1958 जितना ही था, परंतु लंबी तेजी के बाजार से बहुत ज्यादा था। इस अहम संकेतक का इस्तेमाल अपने आप में यह दर्शाने के लिए नहीं किया जा सकता कि जनवरी 1972 में बाजार विशेष रूप से ऊंचा था, लेकिन जब हाई ग्रेड बॉन्ड्स पर मिला ब्याज तस्वीर में आता है तो इसके निहितार्थ अधिक लाभकारी नहीं रह जाते। इस पूरी अवधि के दौरान शेयर रिटर्न का अनुपात यानी अर्निंग्स या प्राइस बॉन्ड्स रिटर्न के मुकाबले खराब होता गया। इस कारण इस पैमाने पर जनवरी 1972 के आंकड़े बीते परीक्षित वर्षों के आधार पर शेयरों के पक्ष में नहीं थे। अगर लाभांश यील्ड की बॉन्ड यील्ड से तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनका संबंध 1948 से 1972 के बीच पूरी तरह विपरीत था। वर्ष की तुलना में शेयर यील्ड बॉन्ड से लगभग 2 गुना था। अब बॉन्ड्स यील्ड शेयरों से 2 गुने से भी ज्यादा हैं। हमारा अंतिम निष्कर्ष ये है कि 3 वर्षीय आय आंकड़ों के आधार पर बॉन्ड यील्ड और स्टॉक यील्ड अनुपात में प्रतिकूल परिवर्तन 1971 के अंत के बेहतरीन प्राइस अर्निंग रेशियो को पूरी तरह खत्म कर देता है। इस कारण 1972 की शुरुआत के बाजार स्तर पर हमारा दृष्टिकोण है कि यह वैसा ही हो सकता है जैसा 7 वर्ष पहले था, यानी रूढ़िवादी निवेश की दृष्टि से ये अनाकर्षक है। ये बात DJIA की 1971 की प्राइस रेंज 800 से 950 के बीच अधिकांश पर लागू होती है। ऐतिहासिक बाजार उतार चढ़ाव की बात करें तो 1971 की तस्वीर 1969-1970 के खराब झटके से अनियमित रिकवरी ही प्रतीत होती है। अतीत में इस तरह की रिकवरी ने आवर्तक और लगातार तेजी के बाजार के एक नए चरण की शुरुआत की है, जिसका आरंभ 1949 से हुआ था। 1971 में वॉल स्ट्रीट की आम उम्मीद यही थी
1968-1970 के चक्र में प्रस्तावित लो ग्रेड साधारण शेयरों को खरीदने वाली जनता के बुरे अनुभव के बाद ये नए इशू के आनंदपूर्ण आवर्तन की दृष्टि से बहुत जल्दी यानी कि 1971 में था। इसलिए अब बाजार में आसन्न संकट के विश्वसनीय संकेत अनुपस्थित थे, जैसा कि नवंबर 1964 के DJIA के 892 के स्तर पर थे, जिस पर हमने पिछले संस्करण में विचार किया था। तकनीकी तौर पर तब अगली गंभीर रुकावट या गिरावट से पहले एक और बढ़त का रुख प्रतीत होता था, जो 900 DJIA के आगे होता। लेकिन हम यही नहीं रुक सकते, जबकि शायद हमें ऐसा करना चाहिए, जबकि हमारे लिए 1971 के शुरुआत का बाजार एक वर्ष तक बेचैन कर देने वाले संकेतों के दुखद अनुभव के प्रति उदासीन रहा। क्या ऐसी असावधानी अदंडित रहनी चाहिए? हमें लगता है कि निवेशक को आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहना होगा, जो संभवतः 1960-1970 की गिरावट का काफी त्वरित पुनः प्रदर्शन जैसा, या संभवतः तेजी के बाजार का एक और झटका होगा, जिसके बाद एक ज्यादा अनर्थकारी गिरावट आएगी। कौन सा मार्ग लें? अगर पिछले संस्करण में हमने जो कहा है उसे फिर से पेश करें, तो इस भाव स्तर मान लीजिए 900 पर DJIA के लिए 1972 की शुरुआत में हमारा नजरिया वही है जो 1964 के अंत में था। अध्याय 3 पर टिप्पणी। योगी बेरी ने कहा है, अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप शायद वहां पहुंच नहीं सकेंगे। तेजी के बाजार का पाखंड। इस अध्याय में ग्राहम दर्शाते हैं कि वे कितने भविष्य सूचक हो सकते हैं। उन्होंने 2 वर्ष आगे देखकर 1973-1974 के प्रलयंकारी मंदी के बाजार का अंदाजा लगा लिया था। जब अमेरिकी शेयरों के भाव उनके मूल्य से 37% तक घट गए थे, उन्होंने भविष्य में 2 दशक से भी आगे तक विचार किया और मार्केट गुरुओं और उनकी बेस्ट सेलिंग पुस्तकों के तर्कों की हवा निकाल दी, जो उनके जीवन काल में क्षितिज पर दिखाई भी नहीं दे रहे थे। ग्राहम के तर्क की मुख्य बात यह है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को कभी भी भविष्य का पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए, खासतौर पर अतीत के आंकड़े देखने के बाद। दुर्भाग्य से यही गलती 1990 के दशक में एक के बाद एक विशेषज्ञ दोहराते रहे। तेजी के बारे में बताने वाली अनेक पुस्तकें, जैसे वॉर्टन के फाइनेंस प्रोफेसर जेरेमी सीगल की स्टॉक्स फॉर लॉन्ग रन, जो कि 1994 में आई थी, उसके साथ ही केविन हेसेट की डाउ 36,000, डेविड एलियास की डाउ 40,000 और चार्ल्स कैडिलेट की डाउ 100,000, ये सभी वर्ष 1999 में प्रकाशित हुई थी और ये सभी पुस्तकें खूब बिकी। पूर्वानुमान लगाने वाले तर्क देते हैं कि 1802 की मुद्रास्फीति के बाद शेयर पुनः अपने 7% के वार्षिक औसत पर लौट आए थे। इस कारण वे निष्कर्ष निकालते हैं कि निवेशकों को भविष्य में भी यही आशा रखनी चाहिए। कुछ तेजी ज्यादा लंबी चली, क्योंकि शेयरों ने कम से कम 30 वर्षों के किसी भी समय में हमेशा ही बॉन्ड्स को मात दी है। शेयर निश्चित ही बॉन्ड्स या बैंक में जमा नकद से कम जोखिम पूर्ण होने चाहिए, और अगर आप शेयरों को लंबे समय तक अपने पास रखकर इसे लेने के जोखिम को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं, तो फिर आप इसकी चिंता क्यों करते हैं कि उनके लिए पहल आपने क्या भुगतान किया था। 1999 और 2000 की शुरुआत में तेजी का बाजार का पाखंड हर कहीं था। 7 दिसंबर 1999 को फर्स्ट हैंड म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो मैनेजर केविन लैंडिस CNN के मनी लाइन टीवी कार्यक्रम में आए थे। उनसे पूछा गया कि क्या वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन स्टॉक्स ओवर वैल्यू है, अपनी आय से कई गुना अधिक ट्रेड होने के बाद भी। लैंडिस के पास जवाब तैयार था। उन्होंने पलटकर कहा, यह कोई उन्माद नहीं है, इसकी स्पष्ट बढ़त विकास के कुल मूल्य को देखिए, यह कितना बड़ा है। 18 जनवरी 2000 को कैंपर फंड्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार रॉबर्ट फ्रॉलिक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में घोषणा की, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। हमने देखा कि लोग अच्छी कंपनियों जिसमें अच्छे लोग हैं, कितना विजन उचित है कि शेयर केवल इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उनका भाव बहुत अधिक है। निवेशक की यह सबसे बड़ी गलती है। 10 अप्रैल 2000 को बिजनेस वीक पत्रिका में लेहमन ब्रदर्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार जेफरी एम एपलगैट ने मुखर अंदाज में पूछा, क्या आज शेयर बाजार सिर्फ भाव अधिक हो जाने के कारण बीते 2 वर्षों से अधिक जोखिमपूर्ण हो गया है? जवाब है नहीं, लेकिन इसका जवाब हां है। ये हमेशा से था
और हमेशा रहेगा। और जब ग्राहम ने पूछा क्या इस तरह की मूर्खता अदंडित ही रह जाएगी, तो वे जानते थे कि इस सवाल का जवाब हमेशा ना होगा। किसी क्रोधित ग्रीक देवता की तरह शेयर बाजार ने हर उस व्यक्ति का नाश कर दिया जिसे इस पर यकीन हो गया था कि 1990 के दशक के अंत में मिलने वाला उच्च रिटर्न किसी तरह का ईश्वरीय अधिकार था। जरा देखिए कि लैंडेस फ्रॉलिक और एप्पलगेट की भविष्यवाणियां किस तरह खाली गईं। 2000 से 2002 तक लैंडेस के सबसे चहेते और अधिक स्थिर वायरलेस के शेयरों में नोकिया में मात्र 67% की गिरावट आई, जबकि विनस्टार कम्युनिकेशन में और भी बुरी 99.9% की कमी आई। फ्रॉलिक के पसंदीदा शेयर सिस्को सिस्टम्स और मोटोरोला 2002 के अंत में 70% से ज्यादा गिर गए। केवल सिस्को में ही निवेशकों को $400 बिलियन का नुकसान हुआ, जो हांगकांग, इजरायल, कुवैत और सिंगापुर के संयुक्त कुल वार्षिक आर्थिक आउटपुट से भी ज्यादा है। अप्रैल 2000 में जब एप्पलगेट ने मुखरता से यह सवाल किया था, तब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 11,187 पर था। नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स 4,446 पर था। 2002 के अंत तक डाउ लगभग 8,300 के स्तर पर लड़खड़ा रहा था, जबकि नैस्डैक मोटे तौर पर 1,300 पर मुरझाया हुआ था और उनका पिछले 6 वर्ष का सारा मुनाफा औंधे मुंह गिर गया था। सबसे भारी बचा रहता है। इस तर्क में गंभीर त्रुटि है कि दीर्घावधि में शेयर हमेशा बॉन्ड से आगे रहते हैं। 1871 से पहले के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अमेरिकी शेयर बाजार का प्रतिनिधित्व करने वाले सूचकांक के सबसे पुराने रिटर्न में केवल 7, जी हां 7 शेयर ही हैं। एक हालांकि वर्ष 1800 तक अमेरिका में तकरीबन 300 कंपनियां थीं, जिनमें इंटरनेट जैसे ही जेफरसन प्रभाव वाले वुडन टर्नपाइक्स और कैनल थे। इनमें से अधिकांश दिवालिया हो गए और इसके निवेशक घुटनों पर आ गए। लेकिन इन शुरुआती वर्षों में शेयर सूचकांक ने इन सभी कंपनियों को नजरअंदाज किया जो बर्बाद हो गई थी। एक समस्या थी जिसे तकनीकी रूप से सर्वाइवरशिप बायस के नाम से जाना जाता था। इसलिए इन सूचकांकों ने वास्तविक निवेशकों के आय परिणामों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जिनमें 2020 की दूरअंदेशी का सर्वथा अभाव था, जो ये जानने के लिए जरूरी थी कि 7 में से किन शेयरों को खरीदा जाए। इन मुट्ठी भर कंपनियों में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और जेपी मॉर्गन चेस भी शामिल थी। 1790 से ही निरंतर समृद्ध हो रही थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से बचे हर एक की तुलना में हजारों वित्तीय आपदाएं भी थी, जैसे डिसमल स्वैम्प कैनल कंपनी, पेंसिल्वेनिया कल्टीवेशन ऑफ वाइन्स कंपनी तथा स्नीकर्स गैप टर्नपाइक कंपनी आदि। सभी ऐतिहासिक शेयर सूचकांकों से गायब हो गए। जेरेमी सीगल का डेटा दर्शाता है कि मुद्रास्फीति के बाद 1802 से 1870 के बीच शेयरों में प्रति वर्ष 7% की बढ़त आई, बॉन्ड्स में 4.8% की और नकद में 5.1% की। लेकिन लंदन बिजनेस स्कूल के एलरॉय डिम्सन और उनके सहकर्मियों ने अनुमान लगाया कि 1871 से पहले शेयर रिटर्न का आकलन कम से कम 2% अंक प्रति वर्ष ज्यादा था। तो वास्तविक दुनिया में शेयर नकद या बॉन्ड से ज्यादा बेहतर नहीं थे, बल्कि कुछ खराब ही थे। जो भी कोई दावा करता है कि दीर्घावधिक रिकॉर्ड प्रमाणित करते हैं कि शेयरों का प्रदर्शन बॉन्ड्स या नकद से अच्छा रहा है, तो वो अज्ञानी है। जितनी ज्यादा ऊंचाई उतनी जोर की गिरावट। इस तरह तेजी के बाजार के पाखंड के स्थायी प्रतिकारक के तौर पर ग्राहम अनुरोध करते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को कुछ सहज और संदेहपूर्ण सवाल पूछने चाहिए। शेयरों के भावी परिणाम हमेशा ही उनके पिछले परिणामों जैसे क्यों होंगे? जब सब निवेशकों को यकीन है कि दीर्घावधि में शेयरों के धन कमाने की गारंटी है, तो क्या बाजार अत्यधिक ओवर प्राइस नहीं हो जाएगा? और एक बार ऐसा हो जाए तो भविष्य में रिटर्न बढ़ने की कितनी संभावना है? ग्राहम के जवाब हमेशा की तरह तर्कयुक्त और सामान्य सोच पर आधारित होते हैं। किसी भी निवेश का मूल्य जो कि होना भी चाहिए, उसी भाव का परिणाम होता है जो आपने चुकाया है। 1990 के दशक के अंत में मुद्रास्फीति कम हो रही थी, कॉरपोरेट्स का मुनाफा उफान पर था और ज्यादातर दुनिया में शांति थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं और न कभी होगा कि शेयर किसी भी भाव पर खरीदे जाने योग्य हैं। चूंकि कंपनियों का मुनाफा सीमित होता है, तो उस शेयर के लिए निवेशक के चुकाए जाने वाले भाव भी सीमित होने चाहिए। इसे इस तरह से समझें, माइकल जॉर्डन अब तक के सबसे श्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं और वे अपने फैंस को विशाल चुंबक की तरह शिकागो स्टेडियम में खींच लेते हैं।
शिकागो बुल्स ने एक बड़ी लेदर बॉल को लकड़ी के फ्लोर पर टिप्पा खिलाने के लिए $34 मिलियन तक दिए थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि बुल्स उन्हें $340 मिलियन या $3.4 बिलियन या $34 बिलियन प्रति सीजन देने को न्यायोचित सिद्ध करते थे। आशावाद की सीमा। ग्राहम चेतावनी देते हैं कि बाजार के हालिया रिटर्न जब लुभावने हों तो उस पर फोकस करके ये निष्कर्ष निकालना काफी अतार्किक और खतरनाक हो सकता है कि भविष्य में साधारण शेयरों में समान रूप से शानदार परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। 1955 से 1999 तक जब बाजार में प्रतिवर्ष कम से कम 20% की बढ़ोतरी हुई, ऐसी बढ़त जो अमेरिकी इतिहास में पहले कभी नहीं हुई, तब शेयर खरीदार और ज्यादा आशावादी हो गए। 1998 के मध्य में गैलप ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेनवेबर ब्रोकरेज फर्म के सर्वेक्षण में निवेशकों ने उम्मीद जताई कि उनका पोर्टफोलियो आने वाले वर्ष में मोटे तौर पर औसतन 13% अर्जित करेगा। 2000 की शुरुआत तक उनके औसत रिटर्न के 18% से अधिक तक छलांग लगाने की उम्मीद थी। सुविज्ञ पेशेवरों ने भी तेजड़िया की तरह व्यवहार किया, जो भविष्य के रिटर्न पर अपने अनुमानों को बढ़ाते रहे। जैसे कि 2001 में एसबीसी कम्युनिकेशन ने अपने पेंशन प्लान पर अनुमानित रिटर्न को 8.5% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया। 2002 आने तक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 स्टॉक इंडेक्स में कंपनियों के पेंशन प्लान की औसत अनुमानित रिटर्न दर बढ़कर 9.2% की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गई। त्वरित फॉलोअप अत्यधिक उत्साह के भयंकर परिणामों को दर्शाता है। गैलप ने 2001 और 2002 में पाया कि शेयरों में एक वर्षीय रिटर्न की औसत उम्मीद 7% तक घट गई थी, जबकि अब निवेशक 2002 के मुकाबले लगभग 50% कम भाव पर खरीद सकते थे। वॉल स्ट्रीट के हालिया अनुमान के अनुसार अपनी पेंशन योजनाओं पर रिटर्न से संबंधित उत्साहपूर्ण अनुमान लगाने वाली S&P 500 कंपनियों को 2002 से 2004 के बीच इसके लिए $32 बिलियन की कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि सभी निवेशक जानते हैं कि उन्हें कम पर खरीदना और ज्यादा पर बेचना है, फिर भी वास्तव में वे दरअसल इसका उल्टा कर रहे होते हैं। इस अध्याय में ग्राहम ने सीधी चेतावनी दी है। विपरीत के नियमों के अनुसार दीर्घावधि के लिए शेयर बाजार को लेकर निवेशक जितने ज्यादा उत्साहित होते हैं, कम अवधि में उनका गलत साबित होना उतना ही ज्यादा सुनिश्चित हो जाता है। 24 मार्च 2000 को यूएस स्टॉक मार्केट का कुल मूल्य $14.75 ट्रिलियन जितने शीर्ष पर था। 9 अक्टूबर 2002 तक केवल 30 महीनों बाद अमेरिकी शेयर बाजार की कुल कीमत $7.34 ट्रिलियन या 50.2% कम की रह गई, जो $7.41 ट्रिलियन की हानि थी। इसी बीच अनेक बाजार विशेषज्ञ काफी मंदड़िये हो गए थे और उन्होंने आने वाले वर्षों तक ही नहीं बल्कि आने वाले एक दशक तक के लिए समान या नकारात्मक बाजार रिटर्न की भविष्यवाणी कर दी। इस बिंदु पर ग्राहम एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, ये देखते हुए कि पिछली बार जब ये विशेषज्ञ किसी चीज पर सहमत हुए थे तो अनर्थकारी रूप से कितने गलत साबित हुए थे। ऐसे में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अब उन पर विश्वास क्यों करे? आगे क्या? इसके बजाय चलिए हम शोरगुल से दूर होकर भविष्य के रिटर्न पर ग्राहम के तरीके से विचार करते हैं। शेयर बाजार का प्रदर्शन 3 कारकों पर निर्भर होता है: वास्तविक बढ़त यानी कंपनी की आय और लाभांश में वृद्धि, मुद्रास्फीति की बढ़त यानी पूरी अर्थव्यवस्था में हुई आम भाव वृद्धि, और स्पेकुलेटिव बढ़त या गिरावट यानी लोगों में शेयरों के प्रति रुझान बढ़ना या कम होना। दीर्घावधि में प्रति शेयर कॉर्पोरेट की आय में औसतन वृद्धि 1.5% से 2% वार्षिक रही है। मुद्रास्फीति की गणना ना करें तो 2003 की शुरुआत में मुद्रास्फीति वार्षिक लगभग 2.4% थी। शेयरों की लाभांश यील्ड 1.9% थी। इसका मतलब यह हुआ कि आप दीर्घावधि में शेयरों से औसतन 6% या मुद्रास्फीति के बाद 4% रिटर्न की आशा रख सकते हैं। अगर निवेश करने वाली जनता को फिर लालच आता है और वो शेयरों को पुनः बाजार में उतार देती है तो उस स्पेकुलेटिव बुखार के कारण अस्थायी रूप से ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। वहीं इसकी जगह निवेशक अगर भयभीत होंगे, जैसे कि वे 1930 और 1970 के दशक में थे, तो शेयरों का रिटर्न अस्थायी रूप से कम हो सकता है, जैसा कि हमारे साथ 2003 में हुआ। येल विश्वविद्यालय में फाइनेंस के प्रोफेसर रॉबर्ट शिलर का कहना है कि ग्राहम ने उनके मूल्यांकन दृष्टिकोण को प्रेरित किया है।
शिलर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 स्टॉक्स इंडेक्स के वर्तमान भाव की तुलना बीते 10 वर्षों के औसत कॉर्पोरेट प्रॉफिट यानी मुद्रास्फीति पश्चात से करते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड खंगालते हुए शिलर दर्शाते हैं कि जब इसका रेशियो 20 से ऊपर जाता है तो उसके बाद आमतौर पर बाजार में खराब रिटर्न मिलता है। जब ये नीचे गिरकर 10 से कम हो जाता है तो शेयर अक्सर बेहतरीन मुनाफा उत्पन्न करते हैं। शिलर के गणित के अनुसार 2003 की शुरुआत में शेयरों का भाव बीते दशक की औसत मुद्रास्फीति समायोजित आय से लगभग 22.8 गुना था, जो तब भी खतरे की जद में था, लेकिन ये दिसंबर 1999 की आय से 44.2 गुना के असंतुलित स्तर से काफी कम था। पिछली बार बाजार जब आज के स्तर पर था तो उसने कैसा प्रदर्शन किया? जब शेयरों का भाव आज जितना ही ऊंचा था, और उसके अगले 10 वर्षों के काल में उसकी यात्रा कैसी रही? तो 2003 की शुरुआत जैसे सामान्य मूल्य स्तर पर शेयर बाजार ने बाद के 10 वर्षों में काफी अच्छा, कई बार खराब और शेष समय अव्यवस्थित प्रदर्शन किया। मैं सोचता हूं ग्राहम रूढ़िवादी होकर भी अतीत के सबसे कम और सबसे ज्यादा रिटर्न के बीच अंतर करके विभाजित करते और इसे पैमाना बनाकर शेयरों की अगली दशक की आय को मोटे तौर पर 6% वार्षिक या मुद्रास्फीति पश्चात 4% होना प्रस्तावित करते। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रस्तावित बिंदु उस अनुमान जैसा ही है जिसे हमने वास्तविक बढ़त, मुद्रास्फीति की बढ़त और स्पेकुलेशन बढ़त को साथ जोड़कर निकाला था। 1990 के दशक से तुलना करें तो 6% ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन यह मामूली राशि उस मुनाफे से बेहतर है जो बॉन्ड से मिलने की संभावना है। और यही कारण है कि अधिकांश निवेशक पोर्टफोलियो विविधीकरण में शेयरों का हिस्सा बनाए रखते हैं। लेकिन ग्राहम की पद्धति में दूसरा सबक भी है। भविष्य में शेयर से मिलने वाले रिटर्न की भविष्यवाणी करने में आप केवल एक चीज पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि शायद आप गलत साबित होंगे। अतीत हमें केवल यही एक निर्विवाद सत्य सिखाता है कि भविष्य हमेशा हैरान कर देने वाला होता है, हमेशा। और जहां तक वित्तीय इतिहास से स्वाभाविक परिणामों के नियम की बात करें तो वो ये है कि बाजार उन लोगों को काफी कठोरता से हैरान करता है जो ये मानते हैं कि भविष्य के प्रति उनके पूर्वानुमान सही है। ग्राहम की तरह अपनी पूर्वानुमान शक्ति के प्रति विनम्र रहने से आप भविष्य को लेकर ऐसा बड़ा जोखिम लेने से बच सकेंगे जो बाद में गलत साबित हो। तो कुछ भी हो, आपको अपनी उम्मीदें कम रखनी होंगी, लेकिन इतनी सावधानी रखें कि अपनी आत्मा को निराश ना होने दें। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में आशा सदैव बलवान रहनी चाहिए, क्योंकि ये रहती ही है। वित्त बाजारों में भविष्य जितना ज्यादा खराब दिखता है, यह प्राय उतना ही बेहतरीन निकलता है। एक संदेहवाही ने ब्रिटिश उपन्यासकार और निबंधकार जी.के. चेस्टरटन से कहा, धन्य है वो जो कोई आशा नहीं रखता, क्योंकि वो कभी निराश नहीं होगा। चेस्टरटन ने जवाब दिया, धन्य है वो जो कोई आशा नहीं रखता, क्योंकि वो हर चीज का आनंद लेगा।